लेकिन क्या ये मुलाकात तो हो सकेगी कि इमरान खान 21 दिनों से इनकम्युनिकाडो है, जनरल आसिम मुनीर कोई खतरा नहीं लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तदा की थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे। जनरल साहब ये चाहेंगे कि बहुत ही बड़ी अगर वो हातिम ताई की कब्र पे लात भी मारें तो वो ये होगा कि इमरान खान को पाकिस्तान से बरतानिया जाने दें। सवाल उठेगा मीडिया की तरफ से, लोग कहेंगे देखिए इमरान खान ने मैसेज नहीं दिया, शायद पता नहीं डील होगी। जनरल आसिम मुनीर वहाँ तशरीफ लाए और जनरल आसिम मुनीर शरीफ खानदान के दरमियान एक मुलाकात हुई। आज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है और अगर शहबाज शरीफ साहब हटा दिया जाए, शहबाज शरीफ खुद वजीर आजम ना बने बल्कि वो चाहें कि उनकी साहिबजादी मोहतरमा मरियम नवाज को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए। सिर्फ अली जरदारी बड़े डिसअपॉइंटेड है और उसके नतीजे में उनमें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में राब्ते हो सकते हैं। तमाम असासे अपने बच्चे, अपना खानदान, अपना मुस्तकबिल नफसियाती तौर पर पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करते जा चुके हैं और कर चुके हैं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 24 घंटे में या 12-14 घंटों में 3 फजाई हमले किए हैं अफगानिस्तान में, 3 डिफरेंट जगहों में। इस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन्स हैं उसमें अब एक बहुत बड़ा नया प्लेयर एंटर कर रहा है और वो है इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 25 नवंबर 2025 है, मंगल का दिन है और मंगल की निस्बत से इमरान खान से उनके घर वालों की मुलाकात का दिन है। ताहम इस स्टेज पे मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान में इनका ताल्लुक इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डायनामिक्स से, पाकिस्तान ही के अंदर इलेक्शन की जो एक्सरसाइज की गई है, बिकॉज मैं समझता हूँ इलेक्शन तो ये था ही नहीं, बहरहाल ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज थी जो इलेक्शन के नाम पे की गई है। उसके बाद इस वक्त शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान किस किस्म की खिचड़ी पक रही है उस पर एक एनालिसिस भी है। अब से चंद घंटे पहले अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये क्लेम किया, उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान ने 3 मुकामात पे अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमले किए हैं जिसमें कम से कम 9 बच्चे जो हैं खौफ में जाँ भाग हुए और गालिबन इसका ताल्लुक पाकिस्तान के पाकिस्तान इसको एडमिट नहीं किया, लेकिन गालिबन इसका ताल्लुक का जो FC के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था एक दिन पहले जहाँ पर 3 FC के जवान जहाँ भाग हुए थे, ये उसका एक तरह का रिस्पॉन्स है। लेकिन दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान के डायनामिक्स को कैसे देखा जा रहा है, ख़ास करके जब आप देख रहे हैं कि यके बाद दीगरे अफगानिस्तान के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो हिंदुस्तान जा रहे हैं और उनको बहुत ही वार्मली रिसीव किया जा रहा है और उनके जो ट्रिप्स हैं हिंदुस्तान के अंदर वो रवायती को 1-2 दिन के ट्रिप्स नहीं है, क्योंकि अमूमन जो फॉरेन मिनिस्टर्स कहीं जाते हैं तो 1-2 दिन के उनके ट्रिप्स होते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भी 7-8 दिन का ट्रिप था और अब अफगानिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनका भी 6 रोज़ा ट्रिप है जिसमें उनकी बड़ी अहम किस्म की मुलाकातें हो रही हैं। तो ये जो डायनामिक है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का, ये क्या शक्ल इख्तियार कर रहा है। एट द सेम टाइम थोड़ी सी नज़र हम मशरक़ वस्ता के ऊपर भी दौड़ा लें, जहाँ मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं और जो अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल ने जिसकी मंजूरी दे दी थी 17 नवंबर को, मैंने कहा था कि उसके हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही क्योंकि हमास ने डिसाम होने से इनकार कर दिया। अब उसके हवाले से कुछ पेशरफ्त हो रही है जिसका मैंने कहा भी था कि पेशरफ्त होगी भी, उसकी भी कुछ तफसीलात जो है मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। लेकिन इन तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मैं आपके साथ ये भी एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आप इससे बहुत से लोग सुन चुके होंगे कि हिंदुस्तान के मायानाज अदाकार, बॉलीवुड के बहुत ही प्रोमिनेंट अदाकार जनाब धर्मेंद्रा, जिनको मैं कम अज़ कम सारी उम्र धर्मेंद्र समझता रहा, लेकिन पता चला उनका असल नाम जो है वो धर्मेंद्रा था, उनकी एक दिन पहले वफ़ात हुई। धर्मेंद्रा की उम्र जो है वो 89 बरस थी, 89 ईयर्स, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, उर्दू में 89 ही होना चाहिए। 89 बरस उनकी उम्र थी, जिसमें 70 बरस का कहते हैं उनका ताल्लुक बॉलीवुड से था। 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, बहुत मशहूर फिल्में थी। मैं कोई इतना बड़ा वैसे देखने वाला नहीं हूँ बॉलीवुड का, लेकिन शोले गालिबन उसमें बहुत ज़्यादा मशहूर थी। नाउ कमिंग टू अडयाला जेल इन इमरान खान इन पाकिस्तान। मंगल का दिन है। जिस तरह का मैकेनिज्म अदालतों ने तय किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उस हवाले से मंगल और जुमेरात के दिन इमरान खान के घर वालों की, उनके वकला की, उनकी पार्टी के लीडर्स की मुलाकात जो है वो इमरान खान से होनी चाहिए। ये और बात है कि अदालत कुछ भी कहे, ख़ास वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, कर्नल साहब जो सुपरिटेंडेंट को कंट्रोल करते हैं जेल के, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं क्योंकि उनके पीछे पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत है। तो ऐसी मुलाकात अक्सर नहीं हो पाती। और इस केस में जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पोस्टर इशू किया है ट्विटर के ऊपर कि इमरान खान 21 दिनों से इनकम्युनिकाडो हैं। जहन में ये भी रखना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान को जेल में 2 साल 3 महीने और बहुत दिन हो चुके हैं। 5 अगस्त 2025 को 2 साल हुए थे, 5 सितंबर 2025 को 2 साल 1 महीने हुए,
फिर अक्टूबर की 5 तारीख को 2 साल 2 महीने हो गए, नवंबर को 3 महीने हो गए और अब उसके हवाले से मज़ीद 20 दिन जो हैं वो गुजर चुके हैं। तो इमरान खान इनकम्युनिकाडो हैं, उनसे किसी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। गुज़िश्ता हफ़्ते उनकी बहन नौरीन खान को अदालत के यहाँ अडयाला जेल के बाहर घसीटा पुलिस वालों ने, ज़द-ओ-कूब किया, जिसमें बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचा था। अब गुज़िश्ता 24 घंटों में नौरीन खान ने बाकायदा आईजीपी पंजाब जो है उनको एक फॉर्मल कंप्लेंट भी दर्ज की है कि कैसे पीटीआई के वर्कर्स को उनके समेत अडयाला जेल के बाहर जो है भेजा, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको नाजायज़ टारगेट किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तदा की थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचें, खास करके जिस तरह से नौरीन को ट्रीट किया गया था। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। अब ये तो कुछ घंटों में ही क्लियर होगा कि वहाँ पर कौन कौन से लीडर पहुँचे हैं, कौन से एमएनए पहुँचे हैं, कौन से एमपीए पहुँचे हैं, कौन से वज़ीर पहुँचे हैं। लेकिन क्या ये मुलाकात तो हो सकेगी? मैंने एक पिछले वीडियो में अपना ये एनालिसिस आपको दिया था कि मुलाकात नहीं हो सकेगी और मुलाकात मेरा ख्याल था कि उतनी देर तक नहीं हो सकेगी जब तक जनरल आसिम मुनीर ये नहीं समझ सकेंगे, वो समझेंगे, उनको एतमाद हो जाएगा कि उनकी अगली जो 5 साल की टर्म है एज कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस वो शुरू हो गई। अभी तक वैसे उसका कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर इशू नहीं हुआ। अब हो सकता है कि उसका एक ऑर्डर इशू होना हो 26 तारीख को या 27 तारीख को, या ये तासुर दिया जा रहा है कि 27वीं तरमीम के बाद उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तमाम लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, एजाज़ एहसन समेत, कि ऐसा ऑर्डर या नोटिफिकेशन होना जो है वो ज़रूरी है। बहरहाल मेरा एनालिसिस ये था कि जनरल आसिम मुनीर कोई ख़तरा नहीं लेंगे, बिकॉज उनको ये लगेगा कि जब लोग मिलेंगे, उनकी बहनें मिलेंगी, तो हस्बे रवायत इमरान खान एक कमेंट करेंगे, एक मैसेज होगा और इस स्टेज पे उनका मैसेज जनरल आसिम मुनीर की इस एक्सटेंशन के हवाले से होगा, 27वीं आईनी तरमीम की गैर कानूनी और जो गैर आईनी हैसियत है उसके हवाले से होगा। और जनरल आसिम मुनीर नहीं चाहेंगे कि इस स्टेज पे इस किस्म की कंट्रोवर्सी यहाँ पे पैदा हो। अगर ऐसा है तो फिर इमरान खान की रिहाई के बारे में हम क्या कह सकते हैं? आपको याद होगा कि मैंने कार में एक डीसी के एक पार्किंग लॉट से, मैंने वाशिंगटन डीसी की पार्किंग लॉट से चंद हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले, मैंने बल्कि शायद ज़्यादा हो गए, मैंने एक वीलॉग किया था मुख्तसर दौरानिया का, जब मेरी कोई मीटिंग हुई थी कुछ लोगों के साथ, और वहाँ पर एक साहब जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम से खासी ज़्यादा फेमिलियरिटी रखते थे या उनको एक्सेस हासिल थी, उन्होंने कहा था कि, और उनको पता था कि पाकिस्तान के हवाले से क्या वहाँ पर बातचीत होती है, तो उन्होंने कहा था कि देखिए जनरल आसिम मुनीर जो है वो किसी भी सूरत ये नहीं इजाज़त देंगे, नहीं मानेंगे कि इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर रिहाई मिले और इमरान खान बनी गाला या ज़मान पाक में पाए जाएं। क्यों नहीं? इसलिए कि जब इमरान खान अगर ऐसी जगहों पे होंगे तो वो पाकिस्तान की सियासत से लाताल्लुक़ नहीं रह सकते, और इनएविटेबली कुछ दिन के बाद जो भी डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लीडर्स, मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो उनसे चाहेंगे कि वो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल करें, और इमरान खान के लिए मुमकिन ही नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के अंदर की सियासत पे हर दिन या हर अल्टरनेट डे पे एक कमेंट ना करें। और अगर वो वहाँ से, जनरल साहब ये चाहेंगे कि बहुत ही बड़ी अगर वो हातिम ताई की कब्र पे लात भी मारें तो वो ये होगा कि इमरान खान को पाकिस्तान से बरतानिया जाने दें। ये भी कोई गारंटेड नहीं है, क्योंकि अगर वो बरतानिया में होंगे तो वो चाहेंगे कि वो पाकिस्तान की सियासत पे कमेंट ना करें और एक गारंटी दें फ़ौजी हुकाम को, जनरल आसिम मुनीर की टीम को, कि मैं 2 साल, 3 साल या 5 साल तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। अब जब आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं, ये मैंने उस वक्त आपको बताया था, अब आप देखें कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि क्या इमरान खान के साथ उनकी बहनों की और लोगों की, वकला की स्टेज पे मुलाकात हो सकती है, ये मोर और लेस उसी किस्म की सिचुएशन है। क्योंकि अगर इस सिचुएशन में इमरान खान की मुलाकात होगी तो इनएविटेबली इमरान खान एक कमेंट और मैसेज भेजेंगे। अगर इमरान खान मैसेज नहीं भेजते जनरल आसिम मुनीर की इस खुद साख्ता एक्सटेंशन के ऊपर, तो भी ज़ाहिर है फिर सवाल उठेगा मीडिया की तरफ से, लोग कहेंगे देखिए इमरान खान ने मैसेज नहीं दिया, शायद पता नहीं डील होगी। तो ये वो एक कैच 22 किस्म की सिचुएशन है जिसमें एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम जो है वो फंसे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है, अगले चंद घंटों में ये सूरत हाल बहुत बेहतर तौर पर वाज़ेह होकर हमारे सामने आ जाएगी। अब इस दूसरी सिचुएशन पर चलें जिसको मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी सोची समझी स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल एक्सरसाइज की है जनरल आसिम मुनीर ने और शरीफ और जरदारी ख़ानदानों ने इन बाई इलेक्शंस के नाम पे। अब इसमें कितना रोल जरदारी ख़ानदान का था ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इसमें जनरल आसिम मुनीर और शरीफ ख़ानदान के दरमियान में एक नई पॉलिटिकल डील हुई है। आपको मैं याद करवाऊंगा कि चंद दिन पहले डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने एक वीलॉग में ये दावा किया और क्लेम किया, उन्होंने कहा था कि कोई तकरीबन 90 मिनट की मुलाकात हुई है जाती उम्रा में, जनरल आसिम मुनीर वहाँ तशरीफ़ लाए और जनरल आसिम मुनीर शरीफ ख़ानदान के दरमियान एक मुलाकात हुई जिसमें नवाज़ शरीफ साहब भी थे, मोहतरमा मरीम नवाज़ भी थी, शहबाज शरीफ भी थे और भी शायद कुछ लोग। कॉन्टेंट्स क्या थे, उसमें क्या फ़ैसले हुए, ये तो ज़ाहिर है शहबाज गिल को नहीं पता था, लेकिन मैंने अपने एक और वीलॉग पे कहा था कि लोग बहुत खप डालते हैं कि 27वीं तरमीम होगी, इसके ऊपर बात हो रही है, कैसे होगी, क्या नहीं होगा, क्या इस पर। मैं कहती ये तो होगी ही, कोई वजह ही नहीं है कि नहीं होगी। अलबत्ता जो ज़्यादा चीज़ सोचने वाली है कि 27वीं तरमीम जो है
के नतीजे में ये 27वीं तरमीम करने में, क्योंकि करनी तो पार्लियामेंट ने थी, करनी तो शरीफ ज़रदारी ख़ानदानों ने थी, तो इसके नतीजे में जनरल आसिम मुनीर से ये किस किस्म की गारंटीज एक्सपेक्ट करते हैं और क्या नई डील इन ख़ानदानों के दरमियान और जनरल साहब के दरमियान में होगी। ये मैंने एक वीलॉग में कहा था, बल्कि एक से ज़्यादा वीलॉग में मैंने कहा था कि असल चीज़ सोचने वाली है। अब वो चीज़ बड़ी खुल के हमारे सामने आ गई है। ज़रदारी ख़ानदान के साथ क्या डील हुई है वो क्लियर नहीं है। लोग बता रहे हैं कि ज़रदारी साहब बड़ी मुश्किल में हैं, उनको धमकी लगाई जा रही है कि उनकी इम्यूनिटी ख़त्म हो सकती है, अदालत से ख़त्म हो सकती है, और शरीफ ख़ानदान से ही डील हुई है। मैं इससे पूरी तौर पे मुतफ़िक नहीं हूँ, मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ क्यों। लेकिन अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है, जो अब बात वाज़ेह हो चुकी है, सबसे पहले अहमद बिलाल महबूब साहब ने इसको क्लेम किया था, अब सभी लोग इसको कह रहे हैं कि जिस तरह से सीटें सारी की सारी, ये जो 13 की 13 सीटें थी, वो सारी ही शरीफ ख़ानदान को दिलवा दी गई हैं। तो अब शरीफ ख़ानदान को पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली के अंदर, सेनेट में उन्हें आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रही और तनहा भी वो हुकूमत को चला सकते हैं। फिर उसके बारे में अफवाह ये है कि इसके नतीजे में बातचीत हो रही है कि नवाज़ शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, और अगर शहबाज शरीफ साहब हटा दिया जाए और नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वो एक बेहतर प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो पॉपुलर होंगे, उससे मुस्लिम लीग जो है उसके अंदर ज़्यादा जान पड़ सकती है। इसके साथ एक सेकेंडरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, वो ये है कि हो सकता है ख़राबी सेहत की वजह से, अपनी उम्र की वजह से, वो 3 दफ़ा पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो नवाज़ शरीफ खुद वज़ीर आज़म ना बने, बल्कि वो चाहें कि उनकी साहिबजादी मोहतरमा मरियम नवाज़ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इन एनी केस नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं या मोहतरमा मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म बनती हैं, बिलावल ज़रदारी भुट्टो के स्टेज के ऊपर वज़ीर आज़म बनने के चांसेस कम नज़र आते हैं, ख़त्म हो गए हैं तकरीबन, चूँकि पीपल्स पार्टी के पास सीटें भी उतनी नहीं हैं, और लोग इसमें से एनालिसिस ये निकालते हैं, और ये बड़े लोगों ने मुझे लिख के भी भेजा है कि आसिफ अली ज़रदारी बड़े डिसअपॉइंटेड है, और उसके नतीजे में उनमें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में राब्ते हो सकते हैं, इमरान खान भी चाहेंगे और एक कॉमन अलायंस बन सकता है, एक स्ट्रगल हो सकती है। मुझे बहुत शक है कि ये लोग ओवर रीड कर रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को, और मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा धक्का मारा जा रहा है या उनको निकाला जा रहा है, या आसिफ अली ज़रदारी की कोई इतनी ईगो है या इतने वो खुददार हैं कि वो कोई इमरान खान की तरह के हैं कि इसके नतीजे में वो समझेंगे कि कोई प्रिंसिपल की वायोलेशन हो गई है और वो इस पर रिएक्ट करेंगे। मेरी 1-2 दिन पहले किसी से दुबई में बात हो रही थी, किसी बिजनेसमैन से, अननोन बिजनेसमैन है लेकिन बहुत सक्सेसफुल। वो मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान का इस वक्त कोई भी ऐसा कामयाब, बड़ा, ताकतवर, मशहूर सियासतदान नहीं है इस वक्त जो रूलिंग एलीट है, इनफैक्ट टॉप सिविल सर्वेंट्स भी हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, जिन्होंने दुबई में सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स ना की हों, रेजिडेंशियल या बिजनेस की शक्ल में। पाकिस्तान की जितनी भी रूलिंग एलीट है, वो पाकिस्तान उनके लिए खेलने की एक जगह है, जहाँ वो खेल कूद रहे हैं, मज़ीद पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये उनकी सर्वाइवल की जगह नहीं है, ये उनकी अब एग्जिस्टेंशियल जगह नहीं है। वो स्टेटमेंट्स कुछ भी देते हो हिंदुस्तान के बारे में, इधर उधर दहशतगर्दी, लेकिन असल में वो अपने तमाम असासे, अपने बच्चे, अपना ख़ानदान, अपना मुस्तकबिल नफसियाती तौर पे पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करते जा चुके हैं और कर चुके हैं, और जो करीब रहना चाहते हैं वो दुबई में है, वरना बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, या उनकी फैमिलीज़ जो है वहाँ पाई जाती हैं, या उन्होंने वहाँ के पत्ते, कार्ड, पासपोर्ट हैं वो पकड़े हुए। अंडर सर्कमस्टेंसेस ये कोई इमोशनल किस्म की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग क्लास नहीं है कि लोग ये सोचते हैं कि अब उसके बाद फिर ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा शक ऐसे है कि कहीं ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि नवाज़ शरीफ की पार्टी जो है वो फ्रंट पे हुकूमत बन जाए, और आसिफ अली ज़रदारी की पीपल्स पार्टी जो है वो उनके ख़िलाफ़ एक ऑपोजिशन का रोल जो है वो प्ले करने लग जाए। जिस तरह से याद करें कि 2008 से 2013 तक और 2013 से 2016-17 तक, जब तक कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया था, तो इस सारे टाइम पीरियड में पाकिस्तान में कोई भी मीनिंगफुल जेन्युइन ऑपोजिशन नहीं थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो राइज़ हुआ था 2011 के बाद, उसकी प्रिंसिपल वजह भी ये थी कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑपोजिशन का रोल प्ले करना शुरू कर दिया था, एक ऐसे पॉलिटिकल ढांचे और सिस्टम में जिसमें ऑपोजिशन थी ही नहीं। और 2013 के इंतखाबात में अगर इमरान खान की 8, 10, 12, 13 सीटें ना मार दी जाती, जो मैंने जिसका बार बार जिक्र किया है, तो इमरान खान फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाते। लेकिन मंशा ये थी कि इमरान खान को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनने देना, वरना मुल्क में एक वाकई ही मीनिंगफुल ऑपोजिशन आ जाती। तो ये एक बार फिर ऐसा लगता है कि ये कोएलिशन ख़त्म करके यहाँ पर एक पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है, ताकि लोगों को जो मासूम, जो हमेशा कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा शऊर है, हमें बहुत अकल आ गई है, उनको मज़ीद बेवकूफ़ बनाया जाए और एक और डिफरेंट डायरेक्शन में चीज़ों को ले जाया जाए। अब आए इस चीज़ पे जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के डायनामिक्स पे आ जाते हैं। अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी हुकूमत के,
ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ट्वीट्स के ज़रिए दावा किया, अखबारी जो वहाँ के अखबार जो कोई भी हैं वो भी ये क्लेम कर रहे हैं, उनके बहुत से ट्विटर पे क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 24 घंटे में या 12-14 घंटों में 3 फ़ज़ाई हमले किए हैं अफ़गानिस्तान में 3 डिफरेंट जगहों में, और खोस्त में कम से कम 9 बच्चे उसमें जाँ बहक हुए हैं, जिनकी तस्वीरें जो हैं वो आपको ट्विटर के ऊपर अफ़गान सोर्सेज़ से, अफ़गान ट्विटर हैंडल से मिल जाती हैं। लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कहते हैं कि ये हमले जो हैं पख्तिया के अंदर भी और कुन्नर वगैरह के अंदर भी हमले जो हैं वो किए गए। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया, उनकी तरफ से इसके हवाले से कोई कमेंट नहीं है, लेकिन सारी दुनिया का मीडिया जो है इस वक्त खबर एजेंसीज, रॉयटर्स, AFP इससे डिस्कस कर रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान में एक दिन या चंद घंटे पहले पेशावर में SC के हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमला हुआ था, जिसमें बताया जाता है कि गेट पे एक दहशतगर्द ने अपने आप को फाड़ लिया, तीनों फटने के लिए तैयार आए हुए थे, अंदर बहुत बड़ी तादाद में परेड हो रही थी, वो यहाँ पे रुमाल बनवाना चाहते थे। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि एक अलग से फैक्शन जो है TTP का, उसने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली, और फिर वहाँ पर 3 FC के जवान जो हैं वो जाँ बहक हुए, तीनों दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए, और ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से ये उसका रिस्पॉन्स है। बिकॉज़ पाकिस्तान की इस मौजूदा रजीम ने जो फार्मूला और कुलिया इन्वेंट किया है वो ये है कि पाकिस्तान में जो कोई भी ऐसा हमला होगा, हम उसके लिए अफ़गान तालिबान को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान को TTP को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि वो इस सिचुएशन में है ही नहीं कि वो TTP को कंट्रोल कर सके। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से लगता है कि उस चीज़ का एक रिस्पॉन्स जो है दिया गया, अब ये तो इसको यहीं रोक दें, ब्रेक लगा दें और एक दूसरी सिचुएशन की तरफ देखें। दूसरी तरफ देखिए, एक अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जो मैं कोशिश करता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँ, जिसमें ये एनालिसिस किया जा रहा है। बहुत बहुत खूबसूरत पिक्टोरियल रिपोर्ट है और बड़ी फैक्चुअल सी है, उसमें कोई उन्होंने फालतू बात नहीं की कि किस तरह से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दौरान जो टेंशन्स हैं उसमें अब एक बहुत बड़ा नया प्लेयर एंटर कर रहा है, और वो है इंडिया की एंट्री। और इंडिया की एंट्री जो है वो इन डायनामिक्स को किस तरह से तब्दील करेगी। अब हिंदुस्तान के अंदर चंद दिन पहले अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब जो हैं 7 दिन के दौरे पे गए थे। वैसे तो जो फ़ॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह जाते हैं तो कहीं 3 दिन 2 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन 7 दिन का उनका दौरा था, जहाँ उन्होंने हर किस्म की मुलाकातें की और उनको एक बहुत ही VVVIP किस्म के पर्सन के तौर पे ट्रीट किया गया। हिंदुस्तान के मुसलमान जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ उनको ले जाया गया, बहुत वार्मली उनको वहाँ पे एम्ब्रेस किया गया। अब अफ़गानिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जनाब अलहाज नूरुद्दीन अज़ीज़ी साहब जो हैं, वो भी 6 दिन के दौरे पे हिंदुस्तान में, दौरा तकरीबन आखिरी लेग्स में। यहाँ उन्होंने बहुत मुलाकातें की हैं कॉमर्स मिनिस्टर से, कॉमर्स की मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से, सिविल सर्वेंट से, हिंदुस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी से, हिंदुस्तान के अंदर जो अफ़गान बिजनेसमैन हैं उनके साथ, फाइनेंस के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं, मीडिया के साथ उन्होंने प्रेस टॉक्स की हैं, और उन्होंने हिंदुस्तान के जो रिस्पेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर, उनके साथ भी मुलाकात की। और यहाँ बहुत सी कमिटमेंट्स जो हैं वो की गई हैं अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ट्रेड से, जहाँ कहा जा रहा है $1 बिलियन है उसको बढ़ा के 1.8 बिलियन से बढ़ा के 2 पता नहीं किधर तक उसको लेकर जाना है, और अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो एयर कार्गो को भी सब्सिडाइज करेगी, और एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल ट्रेड रिलेशनशिप जो है उसकी बात हो रही है। इंटरनेशनल एनालिस्ट समझते हैं कि इन व्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के अंदर डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान की जो एबिलिटी है अफगानिस्तान को दबाने की, उस पर प्रेशर डालने की और उसको मसल एक्सरसाइज करने की, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो इशू है, हूबहू इसी किस्म का इशू हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए, जिसके नतीजे में 12 या 13 लोग जो हैं वहाँ पे हलाक हुए, उसका हिंदुस्तान ने, उसकी मसलसल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये किसी पे भी इल्ज़ाम तो उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने उसको दहशतगर्दी भरा डिटरमिन किया। पाकिस्तान का मुद्दा ये है कि हमारे अंदर जो भी दहशतगर्दी होती है, एविडेंस पाकिस्तान के पास कोई नहीं होती। पाकिस्तान कहता है कि हम समझते हैं कि ये TTP इसलिए कर रही है कि ये क्राफ्ट हो रही है, ये डिज़ाइन हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान का हमेशा से केस ये है कि जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तान से क्राफ्ट हो रहा है। तो ये एक सैंडविच किस्म की रिलेशनशिप है। इसमें पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सैंडविच हो जाएगा, जिसको 2 फ्रंट सिचुएशन कहते हैं। एक ही कॉज है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ, इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो भबड़ भूसा पाकिस्तान ने बनाया हुआ है कि हम न्यूक्लियर हैं और हम देख लेंगे और 7 मई को हमने ये कर दिया था, ये बहुत सस्टेनेबल किस्म की सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा रजीम पाकिस्तान को एक बहुत डिफ़िकल्ट किस्म की सिचुएशन में, एक बहुत तंग रास्ते के ऊपर लेकर जा रहे हैं, खासे मुश्किल किस्म के रास्ते के ऊपर। इसी सिचुएशन में अगर आप देखें कि हिंदुस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, हमेशा इररिस्पॉन्सिबल बात करते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले जब सिंधी हिंदुस्तानियों से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सिंध हिंदुस्तान की तहजीब का हमेशा से हिस्सा है, बॉर्डर्स हमेशा एक तरह के नहीं रहते,
बॉर्डर्स चेंज भी हो सकता है सिंध दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। वैसे मैं इसको पर्सनली तौर पे पॉलिटिकल रेट्रिक के तौर पे समझता हूँ कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है, बिकॉज ये तो एक हमेशा से 70 साल से 80 साल से पोजीशन ही यही है हिंदुस्तान के लीडर्स की कि जो भी बंटवारा हुआ वो गलत हुआ, और इंडिया की एक तहजीब है और पाकिस्तान भी उसी तहजीब के अंदर फॉल करता है। तो ये एक पॉलिटिकल रेट्रिक भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग मेरे से नहीं एग्री करते। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो राजनाथ सिंह की जो मुसलसल स्टेटमेंट है, जो पहले सरक्रीक के हवाले से आई थी, कराची के हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, ये जो अब स्टेटमेंट आई है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा एक मीनिंग ढूंढते हैं। अब वो मीनिंग इसमें है या नहीं है, और मेरा जो ऑप्टिमिज्म है कि ये पॉलिटिकल रेट्रिक है वो अपनी जगह। एक चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है ये एक पाउडर केग है। ये अब एक एक्सप्लोसिव किस्म का ढेर लगा हुआ है, और किसी वक्त भी कोई मिसकैलकुलेशन जो है वो इसके अंदर एक खासी बड़ी तबाही जो है वो पैदा कर सकती है। ये हमें कम से कम इस स्टेज पे खासा इसको समझ लेना चाहिए। अब आए इस सूरत हाल में जो गाजा की। मैंने पिछले वीलॉग में आपको कहा था कि 17 नवंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने, सिक्योरिटी कौंसिल ने जो रेजोल्यूशन डोनाल्ड ट्रंप की खातर अप्रूव किया, बहुत ज़्यादा अमेरिका के प्रेशर में, और जिसमें दबाव डाल के फ्रेंच एंड रशियंस एंड जो चाइनीज़ हैं उनको पीछे हटा दिया गया। पता नहीं उन्होंने डील आपस में क्या की, लेकिन उसके बावजूद जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स थी उसमें कोई कंट्री फॉर्मली सामने नहीं आया, वो मामला खटाई में पड़ गया। ये मैंने 2 दिन पहले आपके सामने ये एनालिसिस रखा था, और उसकी वजह ये थी कि जब हमास ने कहा कि हम इस इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप को एक्सेप्ट नहीं करते, चूँकि पैलेस्टीनियन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, फोर्स की जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, और हम डिसआर्म होने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि हमारी बुनियादी जो कंडीशंस थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई। और वो कंडीशंस में गवर्नेंस का फ्रेमवर्क भी था। हमास की चाहती थी, हमास की डिमांड ये थी कि यहाँ पर एक पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स की एक न्यूट्रल किस्म की गवर्नमेंट बन जाए, चूँकि उसका कोई यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं है, और पीए के रोल को यहाँ पे एक्नॉलेज ही नहीं किया गया, और 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो हमास ने इसको रद्द कर दिया और उनका कि हम तो हथियार नहीं डाल रहे। अब जब हमास ने कहा कि हम हथियार नहीं डाल रहे, तो सारे मुस्लिम ममालिक को सांप सूख गया। उसकी वजह ये कि हमास से जाके लड़ना किसने, क्योंकि हमास से लड़ाई होगी भी, खासी भी, टेक्निकली भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर 3 पावर्स ऐसी हैं जिनके पास जंग करने की एक्चुअल सलाहियत है हमास के खिलाफ। एक इसराइल है जिसके पास ज़ाहिर है पूरा लॉजिस्टिक सेटअप है, वो करीब है, उसके पास उसकी एयरफोर्स है, उसने मार मार के गाजा को तबाह करके बुरा हाल कर दिया है। दूसरी बड़ी ताकत यहाँ पर इजिप्ट है, और तीसरा अमेरिका है जिसकी ज़ाहिर है वहाँ पर एक प्रेजेंस है। अगर इसराइल, अमेरिका और इजिप्ट की मदद ना हो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को, और वैसे तो ये मैंडेटेड है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स अपने ईस्ट में इसराइल के साथ और अपने वेस्ट में इजिप्ट के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना हो, और नक्शे पे अगर आप इसको देखें तो सिचुएशन आपको बहुत अच्छी समझ आ जाती। लेकिन मुस्लिम फोर्सेस जो है वो इसराइल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहेंगी, और क्या इजिप्ट उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा कॉम्बैट के लिए, बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो कॉम्बैट करने के लिए तैयार हैं हमास के खिलाफ? पाकिस्तान की प्रोमिनेंट फॉर्मर डिप्लोमेट डॉक्टर मलिहा लोधी ने एक इसके हवाले से बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने एक खासा कन्विंसिंग पीस लिखा है। वैसे तो डॉक्टर मलिहा लोधी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझी जाती हैं, लेकिन इस पीस के अंदर उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि पाकिस्तान को अपने ट्रूप्स यहाँ पर नहीं भेजना चाहिए, बिकॉज ये खासी मुश्किल किस्म की सूरत हाल है, और पाकिस्तान इसमें मुसीबत में पड़ जाएगा और हमास से उसको लड़ना पड़ेगा ट्रूप्स को। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है कि हमास से लड़ना एक तो चाहते भी नहीं है मुस्लिम ट्रूप्स, चाहेंगे भी नहीं मेरा ख्याल है, और जॉर्डन ने और यूएई ने उसके हवाले से खासे उज़र ऑफर किए हैं। उन्होंने कहा इस सूरत हाल में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन ये लड़ना है भी मुश्किल, इसलिए कि इसराइल जो है उसके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट है, एयरफोर्स है, इसलिए वो हमास के ऊपर हमले करता है, और अमेरिका हमले कर सकता है। अब अगर अमेरिका इसमें से मिलिटरीली न्यूट्रल रहता है और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट और एयर कवर नहीं देता, और इसराइल की वो मदद लेना नहीं चाहते, तो हमास जैसी गुरेला फोर्स के साथ एक ऐसी टेरिटरी में जो हर पत्थर के नीचे एक हमास का बंदा मौजूद है, ये खासा मुश्किल किस्म का काम है। तो ये इसमें एक रिजर्वेशन है। लेकिन अब इसमें एक नई डेवलपमेंट है। अब यह है कि आज़रबाईजान ये कह रहा है कि हम तो कंस्ट्रक्शन का रोल ढूंढना चाहते हैं, हम कॉम्बैट में नहीं जाना चाहते। जॉर्डन और यूएई जो है वो पीछे हट रहे हैं, लेकिन 3 मुल्कों का नाम लिया जा रहा है, आज़रबाईजान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। अब पाकिस्तान की तरफ से तो ऑफिशियली खामोशी है। मलिहा के आर्टिकल की भी मैंने बात कर दी, उसको सीरियसली लेना चाहिए। हो सकता है कि कोई साइड चाह रही हो जिसने चाहा है, और उन्होंने डॉक्टर मलिहा लोधी से रिक्वेस्ट की होगी कि आप ये आर्गूमेंट जो है वो शेप करें अपने कॉलम के जरिए। बड़ा कन्विंसिंग उनका कॉलम है। लेकिन इंडोनेशिया में प्राबोवो सुबियांतो जो बड़े मजबूर हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, और जिन्होंने शर्म शेख में डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि मैं आपके बेटों से मिलना चाहता हूँ, वहाँ पे 14 नवंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के 3 दिन पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इंडोनेशिया 20,000 ट्रुप्स, वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी फोर्स रखी थी 20,000 की, लेकिन इंडोनेशिया अकेला ही 20,000 ट्रुप्स भेजने के लिए तैयार था। अब मजीद कोई स्टेटमेंट उनकी नहीं आई है 17 नवंबर के बाद, लेकिन अखबारी ज़राए ये कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल सोर्सेज हैं, कि इंडोनेशिया में
ट्रेनिंग हो रही है बाकायदा ट्रूप्स की कि उन गाज़ा में उनको कैसे भेजा जाएगा, उनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे। तो इंडोनेशिया पूरी तरह से तैयार है और कयास ये है कि जो पहले 2 मुल्क जिनकी फोर्सेस यहाँ पे लैंड करेंगी, उसमें एक अज़रबैजान होगा और दूसरा उसमें इंडोनेशिया होगा। किस स्टेज पे पाकिस्तान इसका हिस्सा बनेगा, अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मचल रहे हैं ये दिल, ख्वाहिश इनकी भी बहुत ज़्यादा है कि ये भी हिस्सा बनना चाहते हैं इसका। तो अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।